देश में फैली आतंक की जड़ों को ख़त्म करने के लिए इसके पीछे की बड़ी वजह कट्टरपंथ या रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करने पर काम करना होगा। आप देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो कि रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा है और वो कहते हैं कि कट्टरपंथ की काट से ही रुकेंगी आतंकी घटनाएं। अब ये एक और भ्रामक शब्दावली वाला विज्ञापन है। इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कट्टरपंथ, सारा गोलमाल इसी शब्दावली से किया जाता है। कट्टर का अर्थ होता है बहुत ही कड़ाई से या विशुद्ध रूप से पालन किया जाना, और पंथ का मतलब होता है रास्ता या मज़हब। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने मज़हब को कड़ाई से और शुद्धता से, पूर्णता से पालन करने लगता है तो उसे कट्टरपंथ कह दिया जाता है। तो अगर किसी मज़हब में शुद्धता से पालन करने पर आतंकवाद निकल कर आता है तो समस्या वो मज़हब है। तो उसकी काट करने के लिए क्या करना होगा? उस मज़हब को ही खारिज करना होगा। तो या तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ये कह रहे हैं कि इस्लाम की काट की जाए, इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, या फिर ये गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ कहना था तो कह दिया जैसे मोड में इन्होंने एक लेख दे दिया है जागरण वालों को, और जागरण वालों ने उसको विज्ञापन की तरीके से छाप दिया है। इसकी हेडिंग पढ़ते ही कोई भी व्यक्ति गुमराह हो जाएगा और वो ये सोचेगा कि ये तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और कट्टरपंथ की काट की बात कर रहे हैं, आतंकी घटनाओं को रोकने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जनरल साहब से कि जनरल साहब, कुत्ता तो कुत्ता होता है, कट्टर कुत्ता क्या होता है? सांड तो सांड होता है, कट्टर सांड क्या होता है? तो ऐसे ही मुसलमान तो मुसलमान होता है, कट्टर मुसलमान क्या होता है? कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर ईसाई क्या होता है? हमने दुनिया भर में मज़हब पर होने वाले विमर्शों में ये देखा है कि जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, जब व्यक्ति उनको कड़ाई से, कट्टरता से पालन करने लगता है तो स्वाभाविक रूप से आतंकी और झगड़ालू, लड़ाकू, विभाजनकारी प्रवृत्तियां उसके अंदर आ जाती हैं, वो व्यक्ति बन जाता है। तो ये बात लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी जानते हैं कि आतंकी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि वे लोग हाईली मोटिवेटेड हैं, हाईली इंस्पायर्ड हैं। वो इस्लाम को शुद्धता से पालन करते हैं और उसमें किए गए दावों और वादों पर पूरी तरीके से यकीन करते हैं और उसी दावे और वादे के हिसाब से अपना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है जो कि मज़हब को शुद्धता से पालन करने पर एक आदमी के अंदर पैदा होती है। तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की इस बात से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने श्रोताओं से, दर्शकों से बार बार कहता हूं कि पेपर में जो निकलता है उसको बहुत ही सावधानी से पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कट्टरपंथ की फैली जड़ों को समाप्त करने के साथ ही कश्मीर के युवाओं को भी विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनाना होगा ताकि वे ग्रेजुएट होने के बाद भी आतंकी घटनाओं में शामिल ना हों। अब ग्रेजुएट होने के बाद भी का मतलब क्या हुआ? यानी जो ग्रेजुएट नहीं हैं वो शामिल हों तो ठीक है, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं और बेरोज़गार हैं। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट हो गया है तो वो आतंकी घटनाओं में शामिल ना हो, ये भी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि आतंकी व कट्टरपंथी संगठन युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भाई, ब्रेन वॉश क्या होता है? आतंकी और कट्टरपंथी संगठन वही पढ़ा रहे हैं जो इस्लाम में लिखा है, जो कुरान में लिखा है। तो या तो आप साफ साफ कहिए
कि इन मदरसों पे बैन लगना चाहिए, इसकी कुरान के सिलेबस को रोकना चाहिए। गोलमोल घुमा करके आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथ की फैली जड़ों को समाप्त करने के साथ। तो कट्टरपंथ की फैली जड़ से क्या तात्पर्य है? कट्टरपंथ की फैली जड़ से तात्पर्य है कि भारत में लाखों मस्जिदें और मदरसे हैं। क्या आप उसको कट्टरपंथ की फैली जड़ कहना चाहते हैं? तो ये लेखक महोदय कुछ भी साफ साफ नहीं कह रहे हैं और ये आसमानी जलेबियां बना रहे हैं और पढ़ने वाले को गोल गोल घुमा रहे हैं, जलेबी छान रहे हैं। फिर कहते हैं कि कट्टरपंथी किसी भी व्यक्ति को इस मानसिक स्थिति में ले जाते हैं कि वो अपनी जान तक दे देता है। भाई साहब, या तो आप वास्तव में बहुत भोले हैं या हम लोगों को भोला समझते हैं। जब आसमानी किताब कह रही है कि मृत्यु के बाद ही जीवन शुरू होता है और इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है, तो जो व्यक्ति विशुद्धता से उसको मान लेगा तो वो तो उसका पालन करेगा ही करेगा। फिर जनरल साहब कहते हैं कि आईसिस ने साइकोलॉजिकल मैसेजिंग का प्रयोग करके दुनिया में 40,000 कट्टरपंथी युवाओं को यूएसए, कनाडा, मालदीव जैसे देशों से एकत्र किया था। इसका मतलब 40,000 युवा उस मिशन के लिए तैयार थे और आईसिस ने उनको इकट्ठा कर लिया। हसनैन ने कहा कि अमेरिका में 9/11 हमले के बाद सिंगापुर में किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयारी शुरू की थी। वहाँ की सरकार ने पड़ोसी देश इंडोनेशिया और मलेशिया से आने वाले लोगों की निगरानी की। यानी सिंगापुर सरकार ने मलेशिया और इंडोनेशिया के मुसलमानों की निगरानी की, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही मुस्लिम बहुल देश हैं। तो सिंगापुर ने उनकी निगरानी शुरू की। इंटेलिजेंस नेटवर्क का बड़ा जाल बिछाया। इसमें 75 मौलवियों को भी शामिल किया। अब लीजिए, अजीब बात है, 75 मौलवी जो कि मेजर जनरल साहब के ही शब्दों में कहें कि कट्टरपंथ की फैली जड़ों में से एक जड़ हैं, क्योंकि ये सारी शिक्षा, कट्टरपंथ की शिक्षा कौन देगा? जो पंथ की शिक्षा देगा। और जो पंथ की शिक्षा देगा वो क्यों नहीं चाहेगा कि लोग शुद्धता से पंथ का पालन करें? तो ये कह रहे हैं कि 75 मौलवियों को शामिल किया। मौलवियों ने इंटरनेट, मीडिया, जेल, स्कूल और बड़ी संस्थाओं में कुरान में लिखी आयतों के सही मतलब को समझाया, जिससे युवा गलत रास्तों पर न जा सकें। कश्मीर में भी सिंगापुर मॉडल की तरह काम करने की ज़रूरत है। वहाँ कट्टरपंथी संस्थानों को चिन्हित करके ख़त्म करना होगा। तो कट्टरपंथी संस्थानों का 2-4 नाम बताना चाहिए था जनरल साहब को। क्या दारुल उलूम देवबंद कट्टरपंथी संस्थान है? अभी अफ़गानिस्तान के बड़े नेता दारुल उलूम देवबंद घूम के गए हैं। क्या वो कट्टरपंथी संस्थान है कि नहीं है, इसको क्लियर करना चाहिए था। ऐसे ही देश में और भी बहुत सारे संस्थान हैं। तो अगर आपको पता हो मेजर साहब कि कौन सा संस्थान है जो कट्टरपंथी है, तो 2-4 का नाम तो लिखना चाहिए था। आखिर इनको कौन चिन्हित करेगा और कौन मानेगा कि हाँ ये कौन कट्टरपंथी है और कौन कट्टरपंथी नहीं है? फिर कह रहे हैं कि जनरल ने कहा कि आतंकरोधी नीति में अब बदलाव की ज़रूरत है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति भी अभी तक पाकिस्तान केंद्रित है, लेकिन अब इसका विस्तार बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार तक करना होगा। तो भाई, भारत की सुरक्षा नीति पाकिस्तान केंद्रित है तो पूर्वी पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, जिसको आजकल बांग्लादेश कहा जाता है। वो अलग बात है कि बांग्लादेश पर बात नहीं होती थी, क्योंकि बांग्लादेश ने अपना नाम बदल लिया था, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कर लिया था, तो ध्यान थोड़ा सा बंट गया था। लेकिन बांग्लादेश फिर पूर्वी पाकिस्तान बन गया है तो ध्यान फिर से चला गया है। सीमाओं से भारत में बैठे आतंक के पोषणकर्ताओं को आसानी से फंड, हथियार और अन्य जरूरी सामान मिल रहा है। हसनैन ने कहा कि साउथ एशिया के साथ ही देश में सुसाइड बॉम्बिंग की घटनाएं कम थीं। भारत में अभी तक 5 सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। इसमें पुलवामा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में बॉम्बिंग की बड़ी घटनाएं शामिल हैं। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में विस्फोट इसका ताज़ा उदाहरण है। तो सुसाइड बॉम्बिंग को इतना ज़्यादा आश्चर्य से देखने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई सैनिक युद्ध में गया है तो उसे पता होता है कि मैं मारा भी जा सकता हूँ।
तो जितनी हिम्मत हमारे देश के सैनिक दिखाते हैं देश की रक्षा में, उतनी ही हिम्मत ये कट्टरपंथी दिखाते हैं अपने पंथ की सुरक्षा के लिए। तो वो अपने पंथ की सुरक्षा में जिसको खतरा मानते हैं उसके विनाश में लगे रहते हैं रात दिन, और मरने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उसकी पेंशन और उसकी जो भी लाभ है वो सारा मरने के बाद अल्लाह देगा। और उसकी पेंशन ये है कि उसको अनंत काल तक जन्नत में रहने को मिलेगा। उसके पर्क्स और इंसेंटिव ये हैं कि उसको हूरें मिलेंगी, सैकड़ों आदमियों की यौन शक्ति मिलेगी, जीवन भर संभोग करने का, अनंत काल तक संभोग करने का अवसर मिलेगा। तो पढ़े लिखे लोग जब ऐसी जलेबियां छानते हैं तो जनता में गफलत फैलती है, कन्फ्यूजन फैलता है, और ज़्यादातर लोग, सूट बूट वाले लोग, ऐसी बातों से, ऐसे लेखों से गफलत और कन्फ्यूजन फैलाते हैं। तो इस लेख को पढ़ के, इसका एनालिसिस करने के बाद यही समझ में आया है कि इस पूरे लेख का कुछ भी मतलब नहीं है, पूरी तरीके से बकवास है। और इसका आप अगर निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि इस लेख का क्या निष्कर्ष है, तो इसके लेख का निष्कर्ष ये है कि ये अखबार का पन्ना भरना था और मैंने कुछ बता दिया है, कुछ लिखने के लिए लिख दिया है। तुमको पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो। तो ऐसे लेखकों को और विद्वानों को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और मैं भी चाहूँगा कि आप इस पेपर कटिंग को पढ़ें, वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ें और देखें कि इन्होंने क्या कोई सार्थक बात कही है, या केवल जैसा कि मेरा दावा है कि केवल इन्होंने अखबार के अनुरोध पर जगह भरने के लिए कुछ लिख कर देना था तो इन्होंने लिख कर दे दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल युवा आर्य, और मैं हूं मणि प्रकाश सिंह। आप सभी को सादर नमस्ते।